नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नए वीडियो में हम आपके सामने आए हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे थे वो भारत के भू उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भारत में भूमि का उपयोग किया जाता है। भू उपयोग परिवर्तन का क्या तात्पर्य होता है, इसकी हमने हमारे लास्ट वीडियो में चर्चा कर ली थी। और कौन कौन सी दशाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें भू उपयोग संबंधी दशाओं का परिवर्तन देखने को मिलता है, ये सारी चर्चाएं हम हमारे पुराने वीडियो में कर चुके थे। अब भारत में समय के आधार पर जो परिवर्तन हुए हैं, पिछले दशकों के दौरान भू उपयोग प्रारूप में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं या मिले हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, भारत में पिछले 4 या 5 दशकों में अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है और अर्थव्यवस्था का बदलता हुआ जो स्वरूप है उसने भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है। यदि हम सन 1960-61 की चर्चा करें और उसके बाद वर्तमान संदर्भ में भू उपयोग परिवर्तन की चर्चा करें तो निश्चित रूप से रिपोर्टिंग क्षेत्र में हमें परिवर्तन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ भू उपयोग परिवर्तन ऐसे जिनमें वृद्धि का स्वरूप हमें देखने को मिला है पिछले दशक की तुलना में। कुछ भू उपयोग प्रारूप ऐसे हैं जिनमें वृद्धि की तुलना में कमी दर्ज की गई है। तो गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है उसमें वृद्धि हमें देखने को मिली है और इसका जो प्रमुख कारण रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती हुई संरचना है। लोग कृषि भूमि का प्रयोग विभिन्न दशाओं के लिए करने लगे हैं। तो जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती जा रही है वैसे वैसे कृषि भूमि का उपयोग जो हो रहा था उसके स्थान पर दूसरी दशाओं के लिए कृषि भूमि का उपयोग किया जाने लगा है। तो गैर कृषि भूमि जो है उसके उपयोग की प्रक्रिया निरंतर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। औद्योगिक स्थिति, सेवा सेक्टर और अवसंरचना संबंधी विस्तार में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसके कारण गैर कृषि भूमि उपयोग प्रारूप का जो प्रतिशत है वो पुराने प्रतिशत की तुलना में निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा गाँव और शहरों में मानव के द्वारा जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया के कारण निरंतर जो बस्तियों का निर्माण किया जा रहा है उस बस्तियों के निर्माण की प्रक्रिया के कारण क्षेत्रफल के विस्तार में धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। जो कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल था उसके विस्तार में धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आवास बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे नगरों की स्थापना होती जा रही है, जैसे जैसे बस्तियां बनती जा रही हैं, कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल का जो प्रतिशत था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अतः गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। हमारे देश में वनों का जो क्षेत्र है उसमें पिछले दशकों की तुलना में थोड़ी सी वृद्धि हुई है और देश में ये जो वृद्धि हुई है ये वास्तविक रूप से वन बढ़े नहीं हैं, अपितु देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण ऐसी प्रक्रिया हमें देखने को मिली है। वर्तमान प्रति भूमि में वृद्धि के 2 कारण हैं। वर्तमान प्रति क्षेत्र में समयानुसार काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है जो वर्षा की अनियमितता और फसल चक्र की प्रक्रिया पर निर्भर कर रहा है। कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान परिघटना है। इससे पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास हुआ था और ऐसे संकेत भी हैं कि निवल बोए गए क्षेत्र की न्यूनता का कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि का होना है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर थे भारतीय भू उपयोग परिवर्तन के जिनमें परिवर्तन की प्रक्रिया हमें देखने को मिली है। समय के साथ साथ कृषि और गैर कृषि कार्यों में भूमि पर दबाव बढ़ रहा है और व्यर्थ एवं कृषि योग्य जो भूमि है वो
धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। चारागाह भूमि में भी कमी आती जा रही है। इसका प्रमुख कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव है। साझी चारागाह और गैर कानूनी तरीके से कृषि भूमि का विस्तार करना भी चारागाह भूमि में आने वाली कमी का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ है। तो चर्चा की जाए कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन के जो विभिन्न प्रारूप थे उनमें किस किस में तो वृद्धि दर्ज की गई है, और यह वृद्धि हुई है तो उसके पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार रहा है, और यदि वृद्धि नहीं हुई तो कमी दर्ज की गई है तो कमी आने के पीछे भी कौन कौन से कारण जिम्मेदार है, इनकी चर्चा हमने यहाँ की। अब देखो हम आगे चलते। साझा संपत्ति संसाधन। साझा शब्द आपके लिए कोई नया शब्द नहीं होगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो साझा कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से भूमि संसाधनों पर जब दो या दो से अधिक लोगों का या बहुत सारे लोगों का किसी चीज़ पर अधिकार हमें देखने को मिलता है तो ऐसी स्थिति को साझा संपत्ति संसाधन के रूप में जाना जाता है। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों पर सामूहिक रूप से आधिपत्य की प्रक्रिया का मिलना या अधिकार की प्रक्रिया का मिलना साझा संपत्ति संसाधन के रूप में जाना जाता है। साझा संपत्ति संसाधन जो होते हैं इनको भी भूमि स्वामित्व की प्रक्रिया के आधार पर यदि हम चर्चा करें, भूमि का जो स्वामित्व होता है उसको स्वामित्व की प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, निजी भू संपत्ति के रूप में और साझा संपत्ति के रूप में। तो निजी भू संपत्ति क्या होती हैं? ऐसी भूमि जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो और वह अपनी इच्छा अनुसार उस कार्य को पूरा करे, तो ऐसी भूमि को तो निजी भूमि के रूप में जाना जाएगा। लेकिन जब किसी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर दो या दो से अधिक लोगों का अधिकार हो, आसपास रहने वाले लोगों का अधिकार हो, किसी समूह का अधिकार हो, ऐसी जो स्थिति होगी वो साझा संपत्ति संसाधन के रूप में जानी जाती है। जो निजी भू संपत्ति होती है उस पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है और उस कुछ व्यक्तियों का ही उस पर क्या होता है, स्वामित्व होता है। जबकि दूसरे वर्ग की जो भूमियां हैं जिसको हम साझा संपत्ति के रूप में जानते हैं उसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता, अपितु संबंधित संसाधन के आसपास पाए जाने वाली बस्तियों के सभी लोगों का उस पर अधिकार होता है। ऐसी स्थिति साझा संपत्ति संसाधन के रूप में जानी जाती है। साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन उपलब्ध करवाते हैं, लकड़ी तथा साथ ही विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी उपलब्ध करवाते हैं, जैसे फल हैं, रेशे हैं, गिरी हैं, औषधीय पौधे आदि। तो साधारण शब्दों में यदि हम देखें कि साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है तो प्रकृति प्रदत्त ऐसे सभी संसाधन जिन पे सभी का सामूहिक रूप से अधिकार देखने को मिलता है, उन सभी संसाधनों को साझा संपत्ति संसाधनों के रूप में जाना जाता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन छोटे कृषक तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो जीवन यापन के लिए इस प्रकार की साझा संपत्तियों का ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कोई निजी भूमि तो होती नहीं है, स्वयं की भूमि तो होती ही नहीं है। अब जब स्वयं की भूमि नहीं है तो पशुपालन करेंगे तो उसके लिए पशुचारण क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में भूमिहीन या कम भूमि वाले जो किसान लोग होते हैं, साझा संपत्ति संसाधन वाले जो भाग होते हैं, वहाँ ले जाकर अपने पशुओं को चराना चालू कर देते हैं, तो पशुचारण की प्रक्रिया वहाँ पे क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर करते हैं। महिलाओं के लिए भी साझा संपत्ति संसाधनों का विशेष महत्व होता है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा और ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। भाई यदि किसी का किसी क्षेत्र पर अधिकार होगा तो वो निजी क्षेत्र कहलाएगा, और निजी क्षेत्र कहलाएगा तो निजी स्वामित्व में आएगा, और जैसे ही कोई चीज़ निजी स्वामित्व में आने लग जाती है तो दूसरा उसका क्या नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता। तो साझा संपत्ति जो संसाधन होते हैं
वो गरीब वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक होती हैं। साथ में महिलाओं के दृष्टिकोण से भी हितकर होते हैं। क्यों? तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती है, पशुओं को चराना पड़ता है। अब लकड़ी इकट्ठी करने के लिए और पशु चारण के लिए कहाँ जाते हैं? जो साझा संपत्ति संसाधन जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, अपितु सभी बराबर से हक रखते हैं, ऐसे जो चारागाह क्षेत्र होते हैं वहाँ ले जाकर ये अपने जानवरों को चराना चालू कर देते हैं। और इन्हीं भूमियों से इन्हें चारे के लिए चारा भी प्राप्त होता है और ईंधन के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ जो होती हैं वो ऐसे साझा संपत्ति संसाधनों से इन्हें प्राप्त हो जाती हैं। साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, समुदाय विशेष के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संसाधन क्या कहलाएंगे? सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जाने जाएंगे, जहां सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकार होता है। सभी लोग क्या कर सकते हैं? जो संसाधन हैं उनका अपनी इच्छा से सभी लोग क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। तथा किसी विशेष संपत्ति के अधिकार नहीं होकर सभी सदस्यों को कुछ विशेष कर्तव्य भी होते हैं। देखिए, साझा संपत्ति संसाधन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी देख रेख ना की जाए, देखभाल ना की जाए और उसका केवल दोहन किया जाए। साझा संपत्ति है, साझा संपत्ति संसाधन सभी के अधिकार क्षेत्र वाले होते हैं, लेकिन साथ साथ में लोगों की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं कि सभी सामूहिक रूप से समान रूप से ऐसे संसाधनों की सुरक्षा करें जो साझा संपत्ति संसाधनों के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो सामुदायिक जो वन हैं, चारागाह हैं, ग्रामीण जलीय क्षेत्र हैं तथा अन्य सार्वजनिक स्थान जो होते हैं वो सार्वजनिक साझा संपत्ति संसाधनों के रूप में ही शामिल किए जाते हैं। और ऐसे संसाधनों का उपयोग एक परिवार बड़ी इकाई करती है, एक परिवार से ज़्यादा बड़ी इकाई, यानी एक परिवार नहीं करता, दो या दो से अधिक परिवार मिलकर ऐसी संपत्ति का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं और यही उसके प्रबंधन के दायित्वों का क्या करते हैं? निर्वहन भी करते हैं। उसको संचालन करने के संदर्भ में जितनी भी नीतियाँ बनाई जाएंगी उनका संचालन भी, उनका जो निर्धारण होगा वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? उपयोगकर्ता जो व्यक्ति है उसी के माध्यम से वो प्रक्रिया क्या की जाएगी? संपन्न की जाएगी। भारत में कृषि भू उपयोग। अब यहाँ एक चीज़ नई जुड़ गई। अभी तक हम भारत में भू उपयोग की चर्चा कर रहे थे, फिर हमने भारत में भू उपयोग परिवर्तन स्वरूप की चर्चा की, फिर हमने चर्चा ये की भारत में जो भू उपयोग का प्रारूप बदल रहा है वो कैसे बदल रहा है। फिर हमने चर्चा ये की भारत में किन किन भू उपयोग प्रारूपों में तो पिछले दशकों की तुलना में वृद्धि हुई है और किन किन भू उपयोग प्रारूपों में पिछले दशकों की तुलना में कमी दर्ज की गई है, और कमी हुई है तो क्यों हुई है, और यदि वृद्धि हुई है तो क्यों हुई है। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। अब यहाँ जो नया टॉपिक जुड़ने वाला है या जुड़ा है वो कृषि भूमि उपयोग। तो सबसे पहले तो आपको समझना ये कि कृषि होती क्या है, कृषि किसे कहते हैं, कृषि कौन सा क्रियाकलाप है। देखिए, प्राथमिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनका जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वो प्रकृति से होता है। तो प्रकृति प्रदत्त दिशाओं पर जुड़ी हुई जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्रियाओं के रूप में जानी जाती हैं। और प्राथमिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक क्रिया मानी जाती है वो कृषि मानी जाती है। कृषि होती क्या है? भूमि को जोतने, निराई गुड़ाई करने, बीजों को बोने, फसलें उगाने, चारागाहों में पशुओं को चराने संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं, फल फूल उत्पन्न करने, फूल उत्पन्न करने की जो विज्ञान या कला होती है उसी को हम किसके नाम जानते हैं? कृषि के नाम से। और हमारे भारत जैसे देश में तो कृषि का विशिष्ट महत्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो तो ज़्यादा है और भरण पोषण के लिए एकमात्र जो साधन निकल के आता है वो कौन सा आता है? कृषि निकल कर हमारे सामने आता है। तो कृषि संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होती है जिनकी जीविका पूरी तरह किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करने लगती है। तो जिन लोगों का जीवन ही कृषि के भरोसे चल रहा है उनके लिए तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उनको खाने पीने के लिए जितनी भी सामग्री मिल रही है तो कृषि या कृषि से ही संबंधित दशाओं के माध्यम से मिल रही है। अब कौन कौन चीज़ें हैं जो वर्तमान संदर्भ में हमें कृषि के महत्व को दर्शाती हैं? ध्यान दीजिएगा।
द्वितीयक, तृतीयक और अन्य आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूरी तरह भूमि पर आधारित होती है। सेकेंडरी जो एक्टिविटी होती है वो कच्चे सामान पर ज़्यादा आधारित होती है, तो कृषि जो है भूमि पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी को दर्शाती है। देखिए, वर्तमान में हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और वहाँ किसी किसान के पास भूमि नहीं मिले तो निश्चित सी बात है कौन सा किसान हो, एक ऐसा किसान होगा जो बिल्कुल गरीब किसान के रूप में शामिल किया जाएगा। तो कृषि भूमि का जो महत्व ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है। भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, जिस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ होगी वहाँ कृषि की प्रक्रिया ज़्यादा मात्रा में संपन्न होगी, कॉमन सी बात है। और जहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं होगी वहाँ कृषि की प्रक्रिया भी सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगी, ये भी कॉमन सी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व का आर्थिक जो मूल्य होता है वो सामाजिक मूल्य भी होता है तथा प्राकृतिक आपदाओं और निजी विपत्ति में एक सुरक्षा की भांति एक समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करता है। आज आप अपने आसपास जब जाएंगे किसी किसान से पूछिए भाई कितनी बीघा ज़मीन तेरे पास है, एक किसान कहेगा कि भाई 2 बीघा ज़मीन मेरे पास है और दूसरा किसान कहेगा 25 बीघा ज़मीन मेरे पास है। सामाजिक प्रतिष्ठा जो होगी किसकी बढ़ेगी, 25 बीघा वाले। क्यों? क्योंकि लोग समझेंगे 25 बीघा ज़मीन है, क्या पता क्या रेट है, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा पैसा वाला है। और 2 बीघा ज़मीन वाला है तो उसके लिए उतनी भावनाएं अनुकूल नहीं होंगी जितनी 25 लाख वाले के। क्यों? 2 बीघा है, कितना सा पैदा होगा, घर का खर्च ही नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। तो भूमि जितनी ज़्यादा होगी वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय होता है कि हमें कितनी आगे जाके इन्वेस्ट करना है, कितना हमें खर्च करना है, ये पूरी प्रक्रिया किसमें शामिल की जाती है, कृषि भूमि उपयोग की प्रक्रिया के रूप में। अब हम आगे चलते हैं, ये प्रक्रिया आगे जाके काम में आ सकती है। कृषि योग्य भूमि का ये जो स्वरूप है यह निवल बोए गए क्षेत्र के रूप को प्रदर्शित करता है और कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों का जो योग होता है उससे इसका क्या किया जाता है, आकलन किया जा सकता है। तो भारत में भूमि उपयोग का जो प्रारूप हमें प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं से युक्त देखने को मिल रहा था, उसके लिए हमने बहुत सारे कारण आप लोगों को बताए। पिछले दशकों की तुलना में भूमि उपयोग संवर्गों में जो परिवर्तन आया है कि कौन कौन से संवर्गों में वृद्धि हुई है और भूमि उपयोग के कौन कौन से संवर्गों में हमें कमी देखने को मिली है, यदि वृद्धि हुई है तो उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे हैं और यदि कमी दर्ज की गई है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा हमने यहाँ पे की। तो ये भू उपयोग के प्रारूप वाला जो हमारा चैप्टर था उसकी हम चर्चा कर रहे थे। अब समस्त भूमि संसाधनों की जो प्रक्रिया है वो उपयोग के आधार पर समझी जा सकती है। किसी क्षेत्र में जितना अधिक क्षेत्र कृषि योग्य भूमि के रूप में होगा, निश्चित सी बात है वहाँ पर लोगों के पास जीवन जीने का अधिकार क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके विपरीत जहाँ जितनी कम दशाएं कृषि के लिए अनुकूल हमें देखने को मिलेंगी, सीधी सी बात है वहाँ के लोगों को निरंतर बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कृषि उत्पादन का वो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको इतना अधिक बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना दूसरे कार्यों को करने से वो बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के कारण ही वर्तमान में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कृषि सेक्टर पर लोगों की जो निर्भरता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है और लोग कृषि संबंधी क्रियाकलाप को छोड़कर इससे उच्चतर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक कार्यों की ओर धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, अग्रसर होते जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कारण ये भी कृषि से आय की प्राप्ति कम होती है। जो कृषि कौन सा क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप है और एक जीवन यापन करने का क्रियाकलाप, आप इसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कृषि का कार्य करें बहुत ज़्यादा करोड़पति अरबपति से बन सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है लगभग। तो कृषि का जो क्रियाकलाप है वो लोगों की आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है और सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होते हुए भी
अन्य क्रियाकलापों की तुलना में इसका आर्थिक दृष्टिकोण से इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहा है जितना इसका महत्व होना चाहिए। ये आज का हमारा वीडियो था जिसकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।